Have you ever thought how to find the area of an irregular curve or area bounded by an irregular curve? कभी सोचा ऐसा? देखो, शायद थोड़ा सा सवाल वैसा पूछा मैंने. सपोज करो मैं तुमसे कहता हूं कि भाई इस ट्राइंगल का एरिया निकालो. ये बचपन से जानते आए हो तुम कि ये बेस है, इसका हाइट लिख लोगे तुम, है ना, और एरिया निकाल दोगे हाफ बेस इंटू हाइट. ठीक, सिंपल है, खूब किया है. पर अगर मैं तुमसे कहूं कि भाई ये मेरे पास एक एक्स वाई प्लेन पे I have this curve, right? And this curve is y is equal to f of x. ठीक है. अब between these two points, अगर मैं तुमसे कहूं कि ये दो पॉइंट है x1 और x2 on x axis, तो you have to find the area bounded by this curve y is equal to fx between these points p, q, x2 and x1. मतलब कौन सा एरिया निकालना है मुझे निकालना है. सो कौन सा एरिया निकालना है मुझे निकालना है ये वाला एरिया. ठीक है. कभी सोचा कैसे निकालोगे इसको? तुमको तो रेक्टेंगल का एरिया निकालना आता है, सर्कल का एरिया निकालना आता है ना, ट्रायंगल का आता है, ट्रेपेजियम का आता है. ठीक है. पर इस टाइप के कर्व का, ये इररेगुलर कर्व है, कोई रेगुलर कर्व तो है नहीं, रेगुलर ज्योमेट्रिकल फिगर तो है नहीं, तो इस टाइप के एरिया को कैसे निकाला जाता है? ठीक है. यही हम आज इंटीग्रेशन में सीखेंगे. Right? Hello everyone, I welcome you all to this new session of integration. In this session, we will be learning about how to integrate functions and how that integration can be applied to physics. So that is what we will be learning in this session. Okay? So let's move ahead with the session. So let's see what is integration. ठीक है. मैंने तुम्हें पहले एक definition देता हूं. Definition मतलब mathematical definition देता हूं और फिर तुम्हें explain करने की कोशिश करता हूं how integration is done. Okay? तो देखो, कंडीशन ये है कि इफ इंटीग्रल ऑफ सम फंक्शन, ऐसा ये साइन ऑफ इंटीग्रेशन है, क्यों लिखते हैं वो बताऊंगा. इफ इंटीग्रल ऑफ सम फंक्शन इज अ फंक्शन, अ डिफरेंट फंक्शन, राइट, gx, then differentiation of this function, the result is the function of which this function was the integration. तो क्या लिखा है मैंने यहां पर? if fx dx, if integral of fx dx is gx, क्या लिखा है मैंने? if integral of fx dx is gx, then differentiation of gx is fx. ये होता है. ठीक है. जैसे एग्जाम्पल के लिए बताता हूं, अगर मैं तुमसे कहूं इंटीग्रल ऑफ साइन x dx, क्या होगा? तो सोचो कि किसका डिफरेंशिएशन साइन x था, पढ़ा था ना हम लोगों ने. तो cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x था, तो माइनस ऑफ cos x का डिफरेंशिएशन साइन x होगा. और प्लस एक कांस्टेंट लिख लो यहां पर. अगर ये इंडेफिनिट है तो, इंडेफिनिट मतलब यहां पर कोई लिमिट नहीं लगी है. ठीक है. लिमिट क्या होती है सब सिखाऊंगा मैं तुम्हें. यहां पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है अगर, तो मानो कि ये इंडेफिनिट है और इसलिए ये एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट लिख लिया तुमने, क्योंकि डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट इज 0. तो जब इसको सबको डिफरेंशिएट करोगे तो ये मिलना चाहिए. तो c का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा और माइनस cos x का sin x हो जाएगा. अगर मैं तुमसे कहता हूं ex dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो देखो ये क्या होगा, ex प्लस c, क्योंकि ये खुद का डिफरेंशिएशन था ये, तो और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन c होगा. दिस इज सम कांस्टेंट, राइट, वी आर नॉट बॉदर्ड अबाउट इट, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन वैसे ही 0 होना है. एक और दिखाता हूं, इंटीग्रल ऑफ cos x dx, ये क्या होता है? किसका डिफरेंशिएशन cos x होता है? sin x का, है ना. तो ये हो गया sin x प्लस c. अब इंटीग्रल ऑफ 1 बाई एक्स dx, याद करो किसका डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स था? ln ऑफ x का प्लस कांस्टेंट c. सिंपल. तो ये तुम्हें ध्यान रखना है. ठीक है. दिस वाज कैसे आता है, कैसे हम सोचते हैं, इसकी बात है. पर इंटीग्रेशन होता क्या है? तो ये जो तुम देख रहे हो ना, इसका साइन, ये है एलोंगेटेड s. क्या है ये? एलोंगेटेड s. s जो अल्फाबेट s होता है, और s स्टैंड्स फॉर समेशन. s स्टैंड्स फॉर समेशन. तो समिंग अप हो रहा है, यहां पर एडिशन हो रहा है सबका, हम सबको जोड़ रहे हैं. ठीक है. तो किसको जोड़ रहे हैं, क्या जोड़ रहे हैं, ये अभी बात हम करेंगे. ठीक है. तो दिस इज व्हाट इज हाउ यू शुड स्टार्ट थिंकिंग ऑफ इंटीग्रेशन, राइट. सो लेट्स मूव अहेड. So moving ahead, let's take this curve.
दिस इज y, दिस इज x एंड दिस इज अवर कर्व. ठीक है, y इज इक्वल टू f ऑफ x. Now we want to find the area bounded by the curve and the x-axis between these 2 points. पहले भी हमने डिसाइड किया था. अब तुम देखोगे कि यहां पर ये एरिया निकालना बड़ा कठिन काम है. पर अब मैं तुम्हें एक छोटा सा एग्जांपल के साथ इसको चलाता जाता हूं. देखो तुम्हारा दिमाग चलना शुरू हो जाएगा. ठीक है, धन की बात करते हैं. धन की सोचो, ये मुंबई इज वन ऑफ द कॉस्टलीस्ट सिटी इन इंडिया, राइट? तो मुंबई का ना एक ये स्पेस है. इस एरिया को जितना तुम प्रिसाइजली कैलकुलेट करोगे, हर मिलीमीटर स्क्वायर पे या हर सेंटीमीटर स्क्वायर पे, तुम समझ लो 1 मीटर स्क्वायर को लैंड पे डिनोट करता है. यहां का हर सेंटीमीटर स्क्वायर लैंड पे 1 मीटर स्क्वायर को डिनोट करता है. और 1 मीटर स्क्वायर पॉशेस्ट ऑफ द लोकेशन उठा लो मुंबई का, से साउथ मुंबई. ठीक है, नारिमन पॉइंट, वहां पे इट इज वेरी कॉस्टली. हो सकता है 1-8 करोड़ भी हो, राइट? 1 मीटर स्क्वायर. तो सोचो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की कीमत कितनी है यहां पे एरिया की? 1 करोड़ रुपए. तो जितना प्रिसाइज तुम एरिया निकालोगे उतना तुम्हारी जेब में पैसा आएगा. ठीक है, अब तुम देखो, तो तुमने कहा सर हमें तो इस टाइप का सिखाया ही नहीं आपने कभी. मैंने कहा बेटा करो, जितना तुम निकाल सको बेस्ट. तो तुमने कहा अच्छा ठीक है सर, कुछ करते हैं. तो तुमने क्या किया? तुमने कहा कि सर हमको पता है रेक्टेंगल जो है ना वो काम करता है कुछ, तो हमें रेक्टेंगल का एरिया निकालना आता है. तो तुमने क्या किया, देखो इसको तुमने 2 बड़े बड़े रेक्टेंगल्स में बांट दिया. ठीक, और दोनों ही रेक्टेंगल का जो विड्थ है वो डेल्टा एक्स हो गया. ठीक है, दोनों ही रेक्टेंगल का विड्थ जो है वो डेल्टा एक्स हो गया. अब ये वाला जो है दिस इज एरिया A1 और ये वाला जो एरिया है दिस इज एरिया A2. ठीक है, दिस इज y1 एंड दिस इज y2. ठीक है, तो ये जो y1 वाला एरिया है वो ये होगा बेटा सबके लिए, और वहीं पर जो ये A2 वाला एरिया है वो ये होगा, है ना? तो अगर हम एरिया निकालने जाएंगे इसका, तो A1 की वैल्यू क्या आई बच्चों? A1 की वैल्यू आई y1 इंटू डेल्टा एक्स, और A2 की वैल्यू आई y2 इंटू डेल्टा एक्स. क्लियर? कोई चैलेंज नहीं है. और तुमने कहा नेट एरिया जो है, मैं नेट एरिया को यहां लिखता जा रहा हूं. ठीक है, नेट एरिया विल बी A1 प्लस A2 विच इज y1 प्लस y2 इंटू डेल्टा एक्स. क्लियर? बहुत सिंपल है. पर देखो हुआ क्या, तुम्हें नुकसान हो गया. किसका नुकसान हुआ? देखो तुम्हें नुकसान हो गया इतने पोर्शन का. तुम्हें नुकसान हो गया इतने पोर्शन का. देखो है कि नहीं? सोचो कितने करोड़ का नुकसान है. 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पे 1 करोड़ था. तो तुमने कहा सर मेरे को ना एक और आइडिया आ रहा है. क्या? सर एक और मौका चाहिए. दिया. तुमने कहा, तुमने क्या किया, तुम स्मार्ट बच्चे हो, तुम लोग होशियार हो, है ना? तो ये मैंने तुम्हारे लिए क्लीन करके अब दिखा दिया. ठीक है, तुमने कहा सर एक और मौका चाहिए, दिया मैंने मौका. और अब तुमने क्या किया ना, तुमने ये रेक्टेंगल तो बनाया, पर अब रेक्टेंगल थोड़े कम विड्थ के बनाए और नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स बढ़ा दिया तुमने. देखो क्या हो रहा है उससे. और हर एक रेक्टेंगल का जो विड्थ है वो डेल्टा एक्स है, दैट इज नॉट चेंजिंग, राइट? पर अब तुम देखोगे अगर, तो ये y1 हो गया, है ना, ऊपर वाला y1 हो जाएगा, ये y2 हो गया, फिर ये एक आया यहां पे, ये y3 हो जाएगा, और ये लास्ट वाला जो है ये y4 हो जाएगा. ठीक है, y3 नहीं बना रहा हूं, वहां पे जगह नहीं है, बट तुमको समझ में आएगा. पर ये वाला जो एरिया था, देखो ये वाला एरिया इसके अंदर आ गया. तो कुछ करोड़ का फायदा हुआ कि नहीं हुआ तुमको? तो देखो एरिया जो है हमारा थोड़ा ज्यादा प्रिसाइज हो गया, हाँ या ना? तो अब अगर तुम इसको लिखोगे तो नाउ देयर विल बी A3 A4. सो दिस इज A3 इज y3 डेल्टा x and A4 is y4 delta x, right? And here it will be A1 plus A2 plus A3 plus A4.
So I'll add y3 plus y4 into delta x, right? अब तुम्हें टेक्निक समझ आ गई है। मैं कहता हूं और प्रिसाइज करना है, मौका जितना तुम चाहो ले लो। तो तुम क्या करते जाते हो ना, तुम ये ऐसे बहुत सारे रेक्टेंगल बना देते हो, छोटे छोटे छोटे, डेल्टा एक्स को तुम छोटा करते चले जाते हो, ठीक है? तो अब तुम थोड़े पढ़े लिखे हो, मैथ्स तुमको आता है, लिमिट विमिट तुम्हें मालूम है। तो ए नेट क्या हो गया, देखो ये हो गया था वाई आई, समेशन तुम सबको पता है क्या होता है ना, वाई आई डेल्टा एक्स। आई इज वैरिंग फ्रॉम 1 टू से n नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स, छोटे 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 रेक्टेंगल्स, ठीक है? अभी कितने बनाए थे तुमने, 4 बनाए थे, तो i इज इक्वल टू 1 to 4 हो गया। पर अगर तुम इसको बहुत सारे रेक्टेंगल्स बनाते हो तो तुम डेल्टा एक्स की वैल्यू को ऑलमोस्ट जीरो के पास ले जा रहे हो, लिमिट टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, एंड दिस समेशन साइन इज नाउ वाई आई डेल्टा एक्स, आई इज इक्वल टू 1 to n नंबर ऑफ, जितना बनाना है उतना बना लो, ए नेट। तो नाउ यू कैन इमेजिन कि भाई कैसे वो एरिया और प्रिसाइज होता चला जा रहा है ना? तो इसको अगर मुझे आराम, मतलब थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना है, तो व्हाट आई डू नाउ इज आई राइट इट एज इस पूरे को लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, सो दिस इज समेशन ही था, तो दिस इज इंटीग्रल ऑफ वाई dx। तुमको पहले ही पढ़ा था तुमने, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो जहां होता है, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स क्या हो जाता था, वहां dy बाय dx हो जाता था। तो डेल्टा एक्स टेंड्स टू, नाउ डेल्टा एक्स बिकम्स dx। सो दिस इज द नेट एरिया। अब कहां से कहां तक तुम्हें निकालना था, x1 से लेके x2 तक, तो यहां उसको लिमिट लग दो। x1 को बोलते हैं लोअर लिमिट और x2 को बोलते हैं अपर लिमिट, ठीक है? तो ये कहानी है इसकी। तो तुमने देखा इंटीग्रेशन का एक छोटा सा, तुमने देखा इंटीग्रेशन का ये एक छोटा सा एप्लीकेशन है, और इस तरीके से इंटीग्रेशन आता है। तो ऐसे ही फिजिक्स में, मैथ्स में हमें लेंथ निकालना है, वॉल्यूम निकालना है, एरिया निकालना है, इस टाइप के कंटिन्यूअसली जब समेशन करना होता है, यहां पे हमने कंटिन्यूअस समेशन किया ना, डेल्टा एक्स को बहुत छोटा करते चले गए, तो ये जो एरिया जो हमारा लेफ्ट आउट हो रहा था वो भी इंक्लूड होने लगा। तो दैट देन ओनली वी यूज इंटीग्रेशन। क्लियर? तो चलो आगे चलते हैं कि कितने दो टाइप के इंटीग्रेशन होते हैं, एक होता है डेफिनेट इंटीग्रल, एक होता है इनडेफिनेट इंटीग्रल। दिस वाज अ केस ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। क्यों डेफिनेट था? क्योंकि ये इसकी बाउंड्री डिफाइंड थी, x1 से लेके x2 तक ही इंटीग्रल हो रहा था इसका। क्लियर है? सो लेट्स मूव अहेड विथ हाउ indefinite integral is done and how definite integral is done. Okay? So, what is there in indefinite integral? Let's try to see that. तो देखो, if y is equal to fx, तो अगर इंटीग्रल ऑफ y dx करूंगा ना मैं इसको, और यहां पे कोई लिमिट नहीं लगाता हूं, तो ये इनडेफिनिट इंटीग्रल है। मतलब अगर ये कर्व ड्रॉ करूंगा मैं यहां पर, ये जहां तक ये कर्व जाएगा, if I ask you to find what is the area bounded by this curve and the x axis, तो it's a case of indefinite integral. x axis जहां तक जा रहा है और ये कर्व जहां तक जा रहा है, वहां तक तुम्हें एरिया कैलकुलेट करते जाना है, मतलब whatever is the area between them, ठीक है? कंटिन्यूअसली चलता रहेगा। पर ये हुआ तुम्हारा इनडेफिनिट। इसी में अगर तुम डेफिनेट इंटीग्रल ढूंढोगे, तो देखो क्या होता है। तो यहां पर है इंटीग्रल ऑफ y dx फ्रॉम x इज इक्वल टू a टू x इज इक्वल टू b। तुमने डिफाइन कर दिया इसको, से दिस इज x इज इक्वल टू a एंड दिस इज x इज इक्वल टू b। तो अब मुझे कौन सा एरिया निकालना है? बस ये वाला एरिया निकालना है, ठीक है? तो ये क्या आएगा? मान लो इसका आंसर आता है gx नॉर्मल, ठीक है? अच्छा, यहां पर एक कांस्टेंट जरूर लगाओगे। इनडेफिनिट इंटीग्रल इज ऑलवेज हैविंग अ कांस्टेंट व्हिच इज कॉल्ड एज एन आर्बिट्ररी कांस्टेंट। आर्बिट्री के मतलब का कुछ तो भी कांस्टेंट होगा यहां पर एक, ठीक है? अब यहां लिमिट लगाओ, x इज इक्वल टू a टू x इज इक्वल टू b, ठीक है? तो अब सॉल्व कैसे करेंगे? तो देखो सॉल्व क्या करना है इसमें। सॉल्व करने के लिए तुम्हें यहां पर पहले b की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी x की जगह पे। तो ये हो गया क्या बेटा? gb माइनस, नाउ यू सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ लोअर लिमिट, दैट इज ga। क्लियर? So integral of y dx from a to b is given as, the integral of y dx alone was gx. Now you substitute the value of limits. तो ये ऐसा आएगा यहां पर। डेफिनेट इंटीग्रल में आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? उसका रीजन है, देखो तुमने यहां पर मान लो ये यूज किया तुमने y dx फ्रॉम a to b,
तुम्हारा मन हुआ आर्बिट्ररी कांस्टेंट लिखने का तो लिख लो, ठीक है। अब a टू b, अब तुमने क्या किया, पहले अपर लिमिट लगाओ इस पूरे ब्रैकेट के अंदर वाले टर्म में, तो ये आ गया GB प्लस C, बंद कर दो इसको, माइनस अब लोअर लिमिट पुट करो यहां पर, तो लोअर लिमिट पुट किया तो क्या आया GA प्लस C, बंद कर दो ब्रैकेट। अब देखो क्या हुआ यहां पर, तो C और माइनस C कैंसिल हुआ ये, ठीक है। तो फाइनली वी गेट द रिजल्ट एज GB माइनस GA। क्लियर? सो आई होप इनडेफिनिट इंटीग्रल और डेफिनिट इंटीग्रल में आपको अंतर समझ में आया होगा, ठीक है। नाउ लेट्स सी इंटीग्रल ऑफ सम बेसिक फंक्शंस। चार तो पहले ही दिखा दिए थे मैंने तुम्हें, फिर से देखेंगे, बट जो फिजिक्स में यूज होते हैं सबसे ज्यादा उसको हम देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सो लेट्स मूव अहेड विद दैट। सो लेट्स सी इंटीग्रेशन ऑफ सम बेसिक फंक्शंस, राइट, indefinite integration only. So first one is integral of x to the power n dx. This is n is again a constant, right? Now this is what, x to the power n plus 1 upon n plus 1 plus constant c. Remember I told you that if you differentiate this you get this one, right? So let's try to see it. Proof करते हैं ना उसको कि ऐसा होता है या नहीं होता है. So I am differentiating d by dx of x to the power n plus 1 upon n plus 1. ठीक है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है ये मुझे मालूम है, तुमको भी मालूम है। और तो इसमें 1 अपॉन n प्लस 1 कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल दो। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा बेटा, n प्लस 1 इंटू एक्स टू द पावर n प्लस 1 माइनस 1। तो ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो देखो क्या मिला, x टू द पावर n मिला या नहीं मिला। और c का डिफरेंशिएशन वैसे ही 0 होता है, तो फाइनली हमको ये वापस से फंक्शन मिला कि नहीं मिला, इसका डिफरेंशिएशन देखो मिला ना। तो याद रखो वो जो सिखाया था मैंने तुम्हें कि इफ इंटीग्रल ऑफ fx dx is some function gx, then differentiation of gx is fx, right? अब आती है सेकेंड टर्म की बारी। कौन कौन से थे, बाकी लिख दिए थे मैंने पहले भी। इंटीग्रल ऑफ e पावर x dx is e power x only plus constant c, right? Third one is integral of sin x dx is minus of cos x plus c, right? इसका डिफरेंशिएशन ये होना चाहिए बेटा, यही याद रखना है तुम्हें और कुछ नहीं। 1 अपॉन x dx, इसका इंटीग्रल होता है ln of x प्लस c। फिफ्थ है तुम्हारा इंटीग्रल ऑफ cos x dx is प्लस sin x प्लस c, sin x plus c, right? So these are integrations of some basic functions. अब मैं तुम्हें सिखाता हूं कि इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन कैसे किया जाता है, ठीक है। तो कुछ हम मेजर जो फिजिक्स में यूज होते हैं उनके इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशंस देखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सो लेट्स सी, देखो फर्स्ट है इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इस टाइप का इंटीग्रल तुम्हें बहुत दिखाई देगा फिजिक्स में, ठीक है, एसएचएम के इक्वेशन में दिखाई देगा। तो तुम देखो कैसे करोगे इसको। तो ये मैं तुम्हें सिखा रहा हूं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। देखो तुम पूछोगे सर इसकी जरूरत है क्या, आएगा तो बुरी बात नहीं है, कुछ ही सिखा रहा हूं, जो फिजिक्स में यूज होगा वही सिखाऊंगा, और मैथ्स नहीं पढ़ाने बैठा हूं मैं, ठीक है। तो x इज इक्वल टू a साइन थीटा लिख लो इसको। तो बेटा जब तुम x को चेंज कर रहे हो तो dx को भी चेंज करना पड़ेगा, तो तुम क्या करो, dx बाई डी थीटा निकालो। क्या आया देखो, ये आएगा a, ये तो कांस्टेंट है बाहर निकाल दो, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा। तो यहां से मुझे dx क्या मिला बच्चों, dx मिला a कॉस थीटा डी थीटा मिला, वहां सब्स्टिट्यूट कर दो अब इसको। तो क्या आया देखो, इंटीग्रल ऑफ dx क्या है, a कॉस थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाई रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, राइट। नाउ यहां से क्या आया, ये आया a cos थीटा को एज इट इज रखा मैंने, इसमें कुछ नहीं कर सकते थे, यहां पे a कॉमन लिया, a स्क्वायर कॉमन लिया, ये आया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखते जाओ सब, है ना। ये रूट से जब बाहर निकलेगा तो फाइनली 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज कॉस स्क्वायर थीटा, राइट। तो फाइनली यू विल गेट दिस एज a cos थीटा डी थीटा अपॉन ये भी a cos थीटा डी थीटा, a cos थीटा हो जाएगा, डी थीटा नहीं आएगा, a cos थीटा कैंसिल हो गया। अब देखो तुम्हारे पास इंटीग्रल के लिए क्या बचा, थीटा पावर 0 इंटू डी थीटा, एनीथिंग रेज टू द पावर 0 इज 1। सो 1 को मैंने ऐसे लिख लिया तुम्हारी सहूलियत के लिए, तुम्हारे आसानी होने के लिए, ठीक है।
तो अब ये हो गया थीटा 0 + 1, कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, इंटीग्रल ऑफ x टू द पावर n वाला, तो 0 + 1 अपॉन 0 + 1, तो ये क्या आया बेटा, थीटा, और आर्बिट्री कांस्टेंट लगा दो c, राइट। नाउ व्हाट वाज थीटा, तो देखो यहां से तुम थीटा लिख सकते हो, है ना, तो साइन थीटा इज x by a, सो थीटा क्या होगा यहां पर, साइन इनवर्स ऑफ x by a, तो फाइनली द इंटीग्रल ऑफ दिस इज साइन इनवर्स ऑफ x by a plus constant c, right? So this is one of the examples for integration by substitution. Okay, let's see one more example. So the example is d theta upon root of, or let's write it as dx, okay, dx upon root of a square plus x square। अब देखो प्लस हो गया ये यहां पर, तो अब देखो मैं ऐसा कुछ सब्स्टिट्यूट करने की कोशिश करूंगा जिससे ये आसानी से उन 5 इंटीग्रेबल फॉर्म्स में पहुंच जाए। वो 5 जो हमने बेसिक फंक्शंस देखे थे ना, उन्हीं फंक्शंस में सारे को पहुंचाना होता है मुझे, ठीक है। तो जब x इज इक्वल टू tan थीटा लिखा मैंने, तो dx बाई डी थीटा क्या हो जाएगा बच्चों, सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, है कि नहीं। tan थीटा का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर थीटा, ये तुम डिवीजन रूल से निकाल सकते हो। तो dx बिकम्स sec square theta d theta. So let's see the second question, that is integral of dx upon a square plus x square, ठीक है। अब देखो यहां पर क्या लिखो, x को लिख लो tan थीटा, तो dx अपॉन d थीटा क्या आया, sec square theta d थीटा, सॉरी sec square थीटा आएगा। tan थीटा का डिफरेंशिएशन है sec स्क्वायर थीटा, यू कैन इजीली डू इट यूजिंग डिवीजन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक है। sin थीटा अपॉन cos थीटा लिखो और डिवीजन रूल लगा लो, तुम्हें याद रहेगा, ये स्टैंडर्ड डेटा है, ठीक है। तो ये देखो फाइनली ये क्या हो गया, dx इज sec स्क्वायर थीटा d थीटा, और यहां पर क्या आ जाएगा, इनफैक्ट इसको a tan थीटा लिखो, राइट। तो ये आ गया a sec स्क्वायर थीटा d थीटा, और ये आ जाएगा a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, राइट। नाउ दिस इज इंटीग्रल ऑफ a sec स्क्वायर थीटा d थीटा डिवाइडेड बाई a स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज sec स्क्वायर थीटा, राइट। ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये a कैंसिल, ये कैंसिल, ये आया 1 बाई a इंटीग्रल ऑफ d थीटा, ठीक है। अभी देखा था हमने d थीटा का इंटीग्रल क्या होता है, थीटा, है ना। तो ये हो गया थीटा अपॉन a प्लस कॉन्स्टेंट c, और थीटा इज व्हाट, यहां से देखो थीटा इज tan इनवर्स ऑफ x बाई a, सिंपल है। तो इसका फाइनल रिजल्ट आया 1 बाई a tan इनवर्स ऑफ x बाई a प्लस कॉन्स्टेंट c, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशंस जैसे जैसे आते जाएंगे फिजिक्स में, वैसे वैसे आप सीखते जाओगे, बट टू स्टार्ट विथ दीज आर सफिशिएंट इन नंबर्स, राइट। सो एंड हियर वी कम टू द एंड ऑफ all the basic mathematics required for physics, right? So from next session onwards, we'll be studying about physics only. ठीक है? Till then, goodbye. See you.